हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल किकस्टार्ट राउंडी 2021 का प्रॉब्लम नंबर 3 दैट इज पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी डाउट नहीं रहेगा क्वेश्चन में। इवन आफ्टर दैट अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। So, as always, first of all, let's start by understanding the question. Palindromic crossword. A crossword puzzle is a rectangular grid of black cells and letters A to Z like the one shown below. ठीक है, नॉर्मल क्रॉसवर्ड पजल की डेफिनेशन दी गई है। Words in the crossword are defined as maximal vertical or horizontal segments of characters. अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ड्स की यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी गई है? मैक्सिमल सेगमेंट्स ऑफ मैक्सिमल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द क्रॉसवर्ड बिलो, डू एंड ऑन आर एग्जांपल्स ऑफ इट। ठीक है, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से जो दिया गया है, क्योंकि ये वर्ड्स की डेफिनेशन आगे बहुत यूजफुल है। ठीक है, क्या एग्जांपल दिया गया है? COAT, फिर जो ब्लैक सेल्स है उनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, TREE A, ये दोनों ब्लैक सेल है। O, ये ब्लैक सेल है, ये Y। ठीक है, ये भी ब्लैक सेल है, ये भी ब्लैक सेल है, ये V है, ये ब्लैक सेल है, यहाँ पे ऑन, यहाँ पे डू, यहाँ पे O और यहाँ पे E। ठीक है, ये दिया गया है। अब वर्ड्स का क्या बोला गया है? मैक्सिमल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब सेगमेंट बोला है मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए और मैक्सिमल पॉसिबल होना चाहिए, फिर चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ तो COAT अगर हॉरिजॉन्टली देखे तो ये मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड भी वर्ड नहीं है और राइट साइड ब्लैक सेल है। उसके बाद का वर्ड मैं ले नहीं सकता, क्योंकि सेगमेंट का मतलब क्या हो गया कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये एक वर्ड हो गया। अब इसकी जगह मैं OAT लूँ या OA लूँ या CO लूँ, COA लूँ, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि COA को मैं आगे एक्सटेंड करके COAT बना सकता हूँ, वैसे ही इन सब को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये सब वर्ड्स नहीं है। सिमिलरली फॉर वर्टिकल, ये जो ट्री है ये हमारा वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमल सेगमेंट है। अब यहाँ पे भी मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, यहाँ पे भी एक्सटेंड नहीं कर सकता, जबकि RER, ये सब वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इनको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, आई मीन मैक्सिमल सेगमेंट ये नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस क्रॉसवर्ड में डू और ऑन वर्ड्स है। समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि डू ये है। ठीक है, तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टली देखूं तो यहाँ पे भी मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नहीं कर सकता, ये ब्लैक सेल हो गया। ठीक है, और ऑन ऑन को मैं अगर ये वर्ड को वर्टिकली देखूं तो ये ऊपर ब्लैक सेल है और नीचे ये खत्म हो रहा है, तो इसको भी एक वर्ड कहेंगे। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ड होगा उनके जो एंड्स होंगे वो या तो कॉर्नर पे होंगे, सॉरी बॉर्डर पे होंगे, मतलब या तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, लास्ट कॉलम लास्ट रो, डिपेंडिंग अपॉन कि हम वर्टिकली देख रहे हैं या हॉरिजॉन्टली, या तो फिर उनका जो लास्ट सेल है एंड्स है उसके बाद ब्लैक सेल होगा। ठीक है, मतलब कि जो वर्ड होगा उनको एक्सटेंड करते हुए हमें आगे कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमल पॉसिबल सेगमेंट है। ठीक है, ओके। मैं यहां पे थोड़ा लिख देता हूं, एंड्स will have either black cell next to it or they will be on borders। ठीक है, जो वर्ड का एंड होगा या तो उसके बाद ब्लैक सेल होगा दोनों एंड पे, मतलब एक एंड पे ब्लैक हो सकता है, एक एंड पे बॉर्डर हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, मतलब दोनों एंड पे उसके बाद या तो ब्लैक सेल होंगे या तो वो बॉर्डर पे होंगे, उनके बाद कोई कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि फिर हम उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखना, ये आगे इंप्लीमेंटेशन में काम आएगा। ठीक है, अब यहां तक समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। अ पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड is one where every word is a palindrome. Let Rij represent character in the ith row and the jth column. For example, अब पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड
का क्या डेफिनेशन बोला गया है? पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड। इसमें क्या बोला गया है? एवरी वर्ड इज ए पैलिंड्रोम। ठीक है, अब याद रखना यहां पे वर्ड मतलब क्या, अभी जो हमने डेफिनेशन देखी वो, ठीक है, सभी वर्ड पैलिंड्रोम होंगे तो उसको हम क्रॉसवर्ड को पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल नीचे दिया गया है और बोला गया है कि आर आई जे रिप्रेजेंट करेगा आई थ्रो और जेथ कॉलम का कैरेक्टर। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है? ए जी जी ए, ये ब्लैक सेल है। एस ए एस एन ब्लैक ब्लैक, ए ब्लैक ए ब्लैक ब्लैक बी ब्लैक बी 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 ए। अब यहां पे देखो वर्ड का क्या हमने मतलब देखा था? मैक्सिमम पॉसिबल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मतलब उसके बाद या तो ब्लैक सेल होगा या वो बॉर्डर पे होगा, लास्ट कैरेक्टर होगा। तो अगर मैं इस वर्टिकल को देखूं, एस ए एस पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, ये वर्ड को देखो, पहले सब वर्टिकल देख लेते हैं। ये हो गया, इसमें एन, ये भी पैलिंड्रोमिक है। अब यहाँ पे वर्टिकल दो वर्ड बनेंगे, एक तो ए और एक ए, एक ए और एक ए, ये भी पैलिंड्रोम है। जी और बी अलग अलग बनेंगे। ठीक है, जी और बी बी, एक ये जी बनेगा और ये बी बी, ये भी पैलिंड्रोम। ए बी बी ए बी बी ए पैलिंड्रोम। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल ए जी जी ए पैलिंड्रोम, ये सिंगल लेटर है, एस मतलब पैलिंड्रोम, ये भी सिंगल लेटर है। ए एन ए पैलिंड्रोम, बी बी पैलिंड्रोम सिंगल लेटर पैलिंड्रोम, ए बी बी ए पैलिंड्रोम, एस पैलिंड्रोम। मतलब जितने भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जितने भी वर्ड्स पॉसिबल है, अगर सब पैलिंड्रोम हुए तो ऐसे क्रॉसवर्ड को हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ ये भी समझ में आ गया। आगे क्या बोला गया है? यू हैव बीन गिफ्टेड अ पैलिंड्रोमिक पजल विथ एन रोज एंड एम कॉलम्स। हमें एक पैलिंड्रोमिक पजल गिफ्ट किया गया है, सॉरी पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड या तो फिर पजल जो भी बोलो, विथ एन रोज एंड एम कॉलम्स। ठीक है, यू हैव फिनिश्ड द क्रॉसवर्ड एंड थ्रोन अवे द क्लूज। जैसे कि वो क्रॉसवर्ड न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं आते जिसको हम क्लूज की मदद से फिल करते हैं, सिमिलरली हमने वो फिल कर दिया है क्रॉसवर्ड, पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड, और क्लूज को हमने फेंक दिया है। प्रिपेयरिंग टू हैंग इट ऑन योर वॉल, मतलब अब वो रेडी है जो हमारा पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड है और उसको हमें वॉल पे हैंग करना है। However, you accidentally erase some of the letters, हमने कुछ लेटर्स को इरेज कर दिया। ठीक है, some. You want to recover as much crossword as possible, but you do not have the clues anymore. अब clues फेंक दिए हैं, लेकिन आपको ये जो इरेज हो गए उनको रिकवर करना है जितना पॉसिबल हो सके उतना, लेकिन clues हमारे पास नहीं है। तो कैसे रिकवर करेंगे? Using only the knowledge that the crossword is palindrome, restore the maximum possible number of missing characters in the given crossword. ठीक है, क्या बोला गया है कि देखो क्लूज तो फेंक दिए हैं, कुछ सेल्स मिसिंग है, तो जितना हो सके उतना रिकवर कर लो। कैसे रिकवर करेंगे? सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है कि ये जो पैलिंड्रोम है, सॉरी ये जो क्रॉसवर्ड है वो एक पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड है, इसकी मदद से हमें जितने हो सकते उतना रिकवर करना है। Missing letters are represented as empty cells, empty white cells in the below diagram. ठीक है, आगे एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए बी बी ए, ये ब्लैक है, 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 ये ब्लैक है और ये ब्लैक है। ठीक है, अब मान लो ये हमारा हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, इसमें इतने ब्लैक सेल्स थे और बाकी सब फिल किए गए थे और ये पैलिंड्रोमिक है, हमें पता है। अब हमें इसको सिर्फ पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड है इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैक्सिमम हमें रिकवर करना है। तो क्या यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि अब ये एक वर्ड है तो ये और ये सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी ए होना चाहिए। अब ये दोनों भी सेम होने चाहिए क्योंकि ये एक वर्ड है। अब ये वैसे ये भी एक वर्ड है तो ये दोनों सेम होने चाहिए।
अब ये भी एक वर्ड है तो ये लेटर और ये लेटर सेम होने चाहिए, ठीक है। ये भी एक वर्ड है तो ये लेटर और ये लेटर सेम होने चाहिए। ये भी एक वर्ड है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अब ये चारों मिला के एक वर्ड है तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ए और ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। और कुछ फिल कर सकते हैं, ये भी एक वर्ड होना चाहिए, मतलब ए स्पेस स्पेस, तो ये भी ए होना चाहिए क्योंकि ये सेम होना चाहिए पैलिंड्रोम है तो। अब ये चारों मिला के भी एक वर्ड होगा तो ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे, मतलब यहाँ पे भी ए आना चाहिए। और कुछ फिल कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक। ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है और ये एम्प्टी है, तो ये हमारा आंसर होगा। मैक्सिमम हम इतने रिकवर कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें ये प्रॉपर्टी यूज करके मैक्सिमम रिकवर करना है, और जो इरेज्ड पैलिंड्रोम है वो में क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। ओके, अब आगे इनपुट दिया गया है। इनपुट में क्या है? पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर एन और एम, साइज ऑफ द क्रॉसवर्ड, फिर ग्रिड दिया गया है पूरा। इसमें कुछ फील्ड है कैपिटल ए टू जेड से, जो ब्लैक सेल्स है वो हैश की मदद से रिप्रेजेंट किए गए हैं, और जो इरेज हो गए हैं वो डॉट की मदद से रिप्रेजेंट किए गए हैं इनपुट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स है वो भी लिख दी है। तो बेसिकली सम अप करें तो क्या, एक पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड दिया गया है जिसमें कुछ लेटर्स इरेज हो गए हैं, कुछ दिए गए हैं। तो जो दिए गए हैं उनके बेसिस पे हमें मैक्सिमम पॉसिबल लेटर्स को रिकवर करना है। और आउटपुट में क्या देना है? केस, फिर यहाँ पे नंबर, फिर यहाँ पे हमें y देना है। y क्या है? ये केस नंबर है, मतलब कौन सा टेस्ट केस है। y क्या है कि हमने कितने लेटर्स को रिकवर किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो रिकवर्ड पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड है उसको प्रिंट करना है न्यू लाइन में, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट में देना है। पैलिंड्रोमिक क्रॉसवर्ड दिया गया है इरेज्ड वाला, मैक्सिमम पॉसिबल रिकवर करके हमें आउटपुट में देना है, और कितने सेल्स रिकवर हुए वो देना है। अब इसके कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो अब कंसेप्ट देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल में हमें दिया गया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो कंसेप्ट में और इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, मतलब कुछ डिफाइनेट तरीका तो होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये अप्रोच सही है और मे बी एक्सपोनेंशियल नहीं जा रही, गिवन टाइम लिमिट में हो जा रही है, जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए उसके हिसाब से, ठीक है। तो अप्रोच क्या रहेगी सबसे पहले तो, अब आप देखिए, अगर हम एक सेल को एक से ज्यादा बार विजिट ना करना पड़े ऐसा कुछ करें तो हम इस ग्रिड को एक बार ट्रैवर्स करने के बाद खत्म कर सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमल पॉसिबल है उसको रिटर्न कर सकते हैं। अब आप देखिए, कोई भी सेल को हम फिल कर पाएंगे जब उसका पैलिंड्रोमिक पेयर होगा वर्ड में, वो हमें पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो BCD स्पेस स्पेस B, हमें पता है ये एक वर्ड है और हमें ये भी पता है कि ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये D होगा, ये C होगा। अभी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मत सोचना कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये वो कंसेप्ट समझ लीजिए। इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और सॉल्यूशन कोड भी कमेंट में प्रोवाइडेड है। अब वर्टिकली मान लो ये ऐसे है, तो वर्टिकली हम पता है कि ये B होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी एम्प्टी सेल कब हम फिल कर पाएंगे? जब उसका पेयर होगा वर्ड में, पैलिंड्रोमिक वर्ड में उसका पेयर, मतलब कि जैसे ये दोनों पेयर है, ये दोनों पेयर है, ये दोनों पेयर है। तो जो एम्प्टी स्पेस है अगर उसका जो पेयर है वर्ड में वो पता होगा तो उसकी मदद से हम इसको फिल कर पाएंगे। दोनों सेम ही होने चाहिए। अब एक कैरेक्टर के मैक्सिमम कितने पेयर हो सकते हैं? 2, क्योंकि एक कैरेक्टर वर्टिकल पैलिंड्रोम का पार्ट हो सकता है और हॉरिजॉन्टल पैलिंड्रोम का पार्ट हो सकता है। अगर सिंगल कैरेक्टर है किसी भी एक डायरेक्शन में तो वो किसी के साथ पेयर नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। सिंगल वर्ड आर ऑलवेज पैलिंड्रोम। तो कोई भी एक कैरेक्टर है वो या वर्टिकल वर्ड होगा पैलिंड्रोम, उसमें उसकी एक पेयर होगी, और एक हॉरिजॉन्टल वर्ड में उसकी पेयर होगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल है, ठीक है। अब वर्टिकल वर्ड में उसकी पेयर कौन सी है? ये। और हॉरिजॉन्टल में उसकी पेयर कौन सी है? ये, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। तो कोई भी एम्प्टी सेल को फिल करने के लिए हमें उसका या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैलिंड्रोमिक वर्ड में पेयर चाहिए। ओके। अब एक बात समझो, अगर हमें कोई भी एक सेल है, ये फील्ड है, मतलब हमें
यहाँ पे कैरेक्टर पता है या तो हमने अभी तक फिल कर लिया है, ठीक है, पहले एम्प्टी था। तो वी विल चेक इफ हियर पैलिंड्रोमिक वर्ड्स per character are empty, ठीक है, and mark them as visited, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, मान लो कोई भी एक सेल है, वो हमें पता है कि वो फिल्ड है, मतलब वहां पे कैरेक्टर दिया गया है या तो हमने अभी तक की प्रोसेस में फिल कर दिया है। तो वी विल चेक इफ दियर पैलिंड्रोमिक वर्ड्स पेयर, मतलब वो जो पैलिंड्रोमिक वर्ड का पार्ट होगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, उनके जो पेयर एलिमेंट है, पेयर क्या है मैंने समझाया अभी, पेयर कैरेक्टर सेल्स आर एम्प्टी एंड मार्क देम एज विजिटेड, ठीक है। क्या वो एम्प्टी है कि नहीं वो चेक करेंगे और खुद को विजिटेड मार्क कर देंगे। ऑल्सो इफ दे आर एम्प्टी fill them and repeat the same process for them, ठीक है। वापस एक बार पढ़ते हैं, अगर कोई भी फील्ड है अभी तक की प्रोसेस में, वी विल चेक इफ दियर पैलिंड्रोमिक वर्ड्स पेयर कैरेक्टर आर सेल्स आर एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करेंगे। एंड मार्क देम, देम मतलब कौन, जो ओरिजिनली विजिटेड, जो ओरिजिनली फील्ड है सेल, उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। ऑल्सो इफ दे आर एम्प्टी, मतलब कौन, जो पेयर है, पेयर कैरेक्टर्स, पेयर सेल्स, वो अगर एम्प्टी है तो उनको फिल कर देंगे। क्योंकि अगर मान लो सी है और चार लेटर्स का वर्ड है, तो हमें पता है यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको विजिटेड ट्रू मार्क कर देंगे, इसका जो पेयर है उसको फिल कर देंगे, ठीक है। मार्क देम एज विजिटेड, मतलब इसको विजिटेड मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देम नहीं आएगा इंग्लिश की वजह से, इट आएगा, मार्क इट, मतलब इसको विजिटेड ट्रू मार्क कर दिया। इफ दे आर एम्प्टी, मतलब इसके जो पेयर है, मान लो हॉरिजॉन्टल में ये है, वर्टिकल में ये है, तो इसको भी फिल कर दिया, अगर एम्प्टी होगा तो इसको भी फिल कर दिया। और जिसको भी अगर हम फिल करेंगे तो उसके साथ सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, मतलब अब हम देखेंगे कि इसके पेयर्स फिल्ड है कि नहीं, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो और समझ में आएगा। अब इससे होगा क्या, देखो, एक सेल हमने एक बार विजिट कर लिया जो फील्ड सेल है, और उसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे, उसको हम सेकेंड टाइम विजिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये समझने वाली बात है। क्योंकि एक जो सेल है, ठीक है, उसका एक हॉरिजॉन्टल पेयर होगा और एक वर्टिकल पेयर होगा, मैक्सिमम 2 पेयर होंगे, ठीक है। अब इसकी ताकत कितनी है, या तो वो इसको फिल कर देगा अगर एम्प्टी होगा तो, और ये एम्प्टी होगा तो इसको फिल कर देगा। मान लो यहाँ पे है के और ये एम्प्टी है, तो इसे पता है कि ये सेम होना चाहिए क्योंकि पैलिंड्रोमिक पेयर है, और ये सेम होना चाहिए। तो मान लो ये फील्ड है पहले से, तो इसको रहने देगा, ये एम्प्टी है तो इसको फिल कर देगा। अब इसकी ये दोनों पेयर थी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, अब पूरे मैट्रिक्स में कोई किसी का इसके साथ रिलेशन ही नहीं बचा, इन दोनों सेल्स का ही था पेयर वाइज, अगर पैलिंड्रोमिक देखे तो। अब इसकी ताकत नहीं है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। पूरा जो मैट्रिक्स होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, ठीक है, तो उसका वर्टिकली पैलिंड्रोम ये है, पैलिंड्रोमिक पेयर ये है, और हॉरिजॉन्टली ये है। एक बार अगर हमने चेक कर लिया, मान लो ये फील्ड है के, तो हमने चेक कर लिया कि क्या ये एम्प्टी है तो इसको फिल कर दो, ये एम्प्टी है तो इसको फिल कर दो। अब बाकी सेल्स को तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, इसका और इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है। इसके जो भी डिपेंडेंट थे पेयर, उनको हमने चेक कर लिया, तो इसीलिए जो भी फील्ड सेल है उस पर ये प्रोसेस लगा के उसको वापस रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब उस पर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम सभी सेल्स को एक ही बार विजिट करके जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा उतना फिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम एक ही बार विजिट क्यों करते हैं, क्योंकि दो ही उस पर डिपेंडेंट है, फिर आगे डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, तो उसको वापस विजिट करते रहने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को लूं, ठीक है, क्या है, ए बी बी ए, ठीक है। अब ये और ये ब्लैक है, ठीक है। अब देखो जो भी फील्ड है पहले हम देखेंगे कि उसकी पैर में कोई एम्प्टी है तो उसको फिल कर देंगे, जो भी फील्ड को हमने विजिट किया था उसको विजिटेड मार्क कर देंगे, और जो एम्प्टी पैर हमने फिल की थी उस पर हम जाके ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है, और एक बार मान लो जो एम्प्टी पेयर है, मतलब यहां से मैं यहां पे विजिट किया, यहां से यहां किया, यहां से यहां किया, यहां से यहां किया, अब या तो फिर यहां से यहां किया, अब फर्दर विजिट नहीं होगा तो मैं बाकी एम्प्टी सेल्स को वापस विजिट करूंगा। ठीक है, मतलब सारे सेल्स एक ही बार विजिट होंगे। इंप्लीमेंटेशन में ये और क्लियर होगा, अभी कंसेप्ट समझिए। जैसे कि अब मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसके पैर कौन कौन से, एक ये, ठीक है, ये तो फील्ड है, दूसरा ये, तो इसको मैंने फिल कर दिया। अब इसकी तो कुछ ताकत बची ही नहीं क्योंकि और कोई सेल इस पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो इसको विजिट करके मार्क कर दिया। अब इसको हम विजिट करेंगे ही नहीं। अब हमने कौन सा फिल किया जो इस पे डिपेंडेंट था, ये, तो अब इसको विजिट मार्क करते हैं। अब इसके पैर को चेक करते हैं, ये फील्ड है, वर्टिकली ये एम्प्टी है, तो इसको फिल कर दिया। अब इस पे वही प्रोसेस करेंगे, इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। अब वर्टिकली इसकी पैर फील्ड है, हॉरिजॉन्टली एम्प्टी है, इसको फिल कर दिया। अब इसको विजिटेड मार्क कर दिया, हॉरिजॉन्टली इसकी पैर फील्ड है, वर्टिकली एम्प्टी है। ठीक है, अब इसको विजिटेड मार्क कर दिया, हॉरिजॉन्टली कोई पैर है ही नहीं, सिंगल कैरेक्टर है, वर्टिकली इसकी पैर फील्ड है। तो अब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां हमने जंप कर लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बाकी जो सेल्स बचे हैं उसमें जो फील्ड कैरेक्टर से जो अभी तक विजिट नहीं हुए उनके साथ सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सो मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूं। अब ये विजिटेड नहीं है तो इसको विजिटेड मार्क किया, इसकी हॉरिजॉन्टल पैर फील्ड है, वर्टिकल पैर है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते गए। अब ये इसकी वर्टिकल पैर फील्ड है, हॉरिजॉन्टल पैर बाकी है, इसको विजिटेड मार्क कर दिया। अब इसको हमने फिल किया तो इसी पे प्रोसेस रन करेंगे। इसको विजिटेड मार्क कर दिया, इसकी हॉरिजॉन्टल पैर हो गई है, वर्टिकल पैर बाकी है, इसको मार्क कर दिया। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करेंगे। इसकी वर्टिकल पैर फील्ड है, हॉरिजॉन्टल पैर कौन सी होनी चाहिए, ये बाकी है, मार्क। ठीक है, अब सेम प्रोसेस इसी पे, वर्टिकल पैर है नहीं, हॉरिजॉन्टल फील्ड है, हो गया। हम कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे ट्रैवर्स करते करते अब वापस आगे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ये इसकी वर्टिकल पैर फील्ड है, हॉरिजॉन्टल पैर खाली है, इसको विजिटेड मार्क कर दिया, यहाँ पे ए लगा दिया। ठीक है, अब इस पे वो रिपीट करेंगे, ये विजिटेड, इसकी हॉरिजॉन्टल पैर फील्ड है, वर्टिकल में कोई है ही नहीं, तो अब जितने भी फील्ड कैरेक्टर्स हैं वो विजिट हो गए हैं। तो अब जो एम्प्टी सेल्स बचे हैं वो इन पे तो डिपेंड नहीं करते, अगर करते होते तो अब तक मार्क हो गए होते, मतलब कि हमारी प्रोसेस एंड हो गई। इतने ही विजिट हो सकते हैं और आंसर भी यही है, आपने देखा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि एक ही बार हम विजिट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज, यहां के बाद मैं यहां पे गया, फिर यहां से मैं यहां पे गया, यहां से मैं यहां पे गया, यहां से मैं यहां पे गया, मैं ऑर्डर में नहीं चला। ठीक है, जब डिपेंडेंसी खत्म हुई, मतलब ये इस पे डिपेंड करता था, इस पे, मतलब सॉरी, ये इस पे डिपेंड करता था, ये इस पे डिपेंड करता था, ये इस पे डिपेंड कर रहा था, ये इस पे डिपेंड कर रहा था, तो जो डिपेंडेंसी कंटिन्यू हो रही थी वो मैंने की। ठीक है, एक बार डिपेंडेंसी का एंड आ गया, मतलब अब आगे नहीं बढ़ रहा था, तब मैं वापस अपनी प्रोसेस में आगे सर्च करने लगा कि कौन सा फील्ड सेल है जो विजिट होना बाकी है। अब आप कह सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसा किया, उससे अगर हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा के हम अगर ऐसे रो वाइज ही चेक करते रहते, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, मान लो यहाँ पे ए दिया गया है, ठीक है, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, मान लो। अब मान लो यहाँ पे, यहाँ से हम चले, अब ये जो है
उसको मैंने विजिटेड मार्क कर दिया। वर्टिकली तो कुछ होगा नहीं, हॉरिजॉन्टली उसकी पैर यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे ही प्रोसेस में आगे चलता गया, मान लो यहाँ पे सब जगह गया, कोई भी फील्ड कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये मेरा मिस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेल बाय सेल ट्रैवर्स करेंगे, लेकिन जब भी डिपेंडेंसी खत्म होगी तब, मतलब अगर इसके डिपेंडेंट ये था और ये हमने फिल किया, तो पहले इसको हम विजिट करके इसकी पेयर्स फॉर्म कर देंगे, ठीक है। आपको समझ में आया? क्योंकि अगर हम ऐसे ही रो वाइज चलते रहे तो कुछ कैरेक्टर्स मिस हो सकते हैं जो हमने बाद में फिल किए हैं, जैसे कि यहाँ पे ए हो रहा था। तो पहले क्या करना है, जब फिल कर रहे हैं तो डिपेंडेंसीज जब तक खत्म ना हो तब तक वही उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। मतलब यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। अब आगे कुछ फिल नहीं हो सकता, तो अब जाके हम वापस यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब हमें पता चला कि ये विजिट करना बाकी है, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एंड किया था, वापस यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, इससे कोई भी सेल मिस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा और हर सेल को एक ही बार विजिट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी बी ए, ब्लैक 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 ब्लैक, दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज ब्लैक, ठीक है। ओके, अब ओके, तो बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जो एग्जांपल है उसको यहाँ पे वापस एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी बी ए, ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। ओके, अब हमने कंसेप्ट देख लिया। हम क्या करेंगे कि जो भी ऑलरेडी फिल्ड है उसके पैर्स अगर एम्प्टी होंगे तो उनको फिल करेंगे और फिर वही प्रोसेस उन पे रिपीट करेंगे, ठीक है। और सभी सेल को विजिटेड मार्क करते जाएंगे जब तक सारे फील्ड सेल विजिटेड ना हो, ठीक है। अब एक चीज समझिए, हमें पैर फाइंड करने के लिए जब भी हम देखेंगे कि कोई एक सेल है, ठीक है, वो फील्ड है और अभी तक विजिट नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम उसको विजिट मार्क कर देंगे, या तो फिर प्रोसेस करने के बाद, मतलब जैसे ये है तो इसकी पैर दोनों फिल करने के बाद भी इसको विजिट मार्क कर सकते हैं, फिर यहां पे मूव करेंगे। ओके, तो बात करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे वापस लिख दिया है। अब एक बात देखिए, हमने क्या देखा था कि जो भी फील्ड सेल है, ठीक है, उनके पैर्स अगर एम्प्टी होंगे तो हम उनको फिल कर देंगे और फिर वो ये प्रोसेस उन पे रिपीट करेंगे, और ये जो सेल होगा उसको विजिट मार्क कर देंगे, मतलब कि इसकी पैर है, ये तो फील्ड है, ये एम्प्टी है, ठीक है। तो इसको विजिट मार्क कर दिया, इसको फिल कर दिया और फिर वही प्रोसेस इस सेल के लिए रिपीट करेंगे, ठीक है। ओके, अब ये प्रोसेस करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि इसकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कोई भी सेल है उसकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पैर कौन से सेल में है, ये पता होना चाहिए। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम ये प्रोसेस करें, ठीक है, मान लो हम एक सेल पे आए और इस पे ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो अब देखो पहले तो सभी सेल को एक बार विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो n² हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हर एक सेल पे हम पहुंच के उसके बाद हम फाइंड करें कि उसकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पैलिंड्रोमिक पेयर कौन सी है, ठीक है, क्योंकि वो तो फाइंड करना पड़ेगा कि इसकी हॉरिजॉन्टल में पैलिंड्रोमिक पेयर कौन सी है, ये है, तभी हम मैच करेंगे कि ये एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। और वर्टिकली भी पता होनी चाहिए। तो टोटल सेल्स है, सॉरी नॉट n², n इंटू m, ठीक है। अब अगर हम हर एक सेल पे पहुंचने के बाद ये प्रोसेस करते हैं, मतलब हम मूव करते हैं दोनों डायरेक्शन में और उसकी पैलिंड्रोमिक पेयर फाइंड करते हैं, तो n इंटू m सेल्स के लिए
n प्लस m हो जाएगा। हर एक सेल के लिए वर्टिकली n, क्योंकि n रोज है तो मैक्सिमम n मूवमेंट होगा, और हॉरिजॉन्टली m मूवमेंट होगा, और ये हर एक सेल पे होगा क्योंकि हम फाइंड करेंगे कि उसकी पैलिंड्रोमिक पेयर है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ये हो गई। तो इसको मैं मोटा मोटा कह सकता हूं n क्यूब। ठीक है, क्योंकि n और m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1000 फॉर एटमोस्ट 10 केसेस, रिमेनिंग टेस्ट केस के लिए 50 होगी। तो अगर मैं 10 टेस्ट केस की बात करूं, 10 टेस्ट केसेस की, तो 10 इंटू एन क्यूब, मैक्सिमम कितना है 1000, तो 1000 का क्यूब मतलब 10 की पावर 10। ठीक है, और अलग से ये जो रिमेनिंग टेस्ट केसेस होंगे वो अलग से। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हर एक स्टेप पे जाके हम फाइंड नहीं कर सकते कि उसकी पैलिंड्रोमिक पेयर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कौन सी है। हमें कुछ प्री प्रोसेसिंग करके पहले से स्टोर करना पड़ेगा, सच दैट हमें एक ही स्टेप में पता चल जाए कि उसकी हॉरिजॉन्टल में पैलिंड्रोमिक पेयर कौन से सेल पे है और वर्टिकल में कौन से सेल पे है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर पाए तो ये जो है n प्लस m ये निकल जाएगा, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रो का 2D मैट्रिक्स बनेंगे और एक कॉलम का 2D मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, ये कितना है 6x4 का है। ठीक है, ये ठीक है, अब इनमें हम क्या स्टोर करेंगे, हम पेयर स्टोर करेंगे। रो में हम कौन सी पेयर स्टोर करेंगे, मान लो इस सेल को फिल करना है, तो इस सेल में जो पेयर आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए कॉमा बी, कि इसका जो रो वाइज पैलिंड्रोमिक पेयर है वो ए कॉमा बी सेल पे है। ठीक है, मान लो ये ए रो है, ये बी कॉलम है, और इसका जो पैलिंड्रोमिक पेयर है ए बी है। ठीक है, ये दोनों पेयर है। तो इस सेल पे मैं क्या स्टोर करूंगा, ए बी, इस सेल पे। हाँ, और इस सेल पे मैं क्या स्टोर करूंगा, ये रो तो ए ही है, कॉलम मान लो सी है, तो यहां पे मैं स्टोर करूंगा ए कॉमा सी। रो के 2D मैट्रिक्स में हम हर एक सेल पे क्या स्टोर करेंगे कि उस सेल का रो वाइज पैलिंड्रोमिक पेयर कौन सा है। ठीक है, ओके, और कॉलम में क्या स्टोर करेंगे, कॉलम 2D मैट्रिक्स में, कि हर एक सेल के लिए उस सेल का कॉलम वाइज मतलब वर्टिकली पैलिंड्रोमिक पेयर कौन सा सेल होगा। तो अगर हमने ये स्टोर कर दिया तो फिर एक ही स्टेप में हम बाद में फिल करते टाइम एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। मैं क्या करूंगा, यहां से स्टार्ट करना चालू करूंगा। जब भी मुझे एक फील्ड या एम्प्टी सेल मिलेगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पे मुझे फील्ड सेल मिल गया तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। पहले मैं रो वाइज चलूंगा, फिर कॉलम वाइज, रो को फिल करने के लिए रो वाइज, कॉलम को फिल करने के लिए कॉलम वाइज, तो ये मिल गया। अब एंडिंग पॉइंट क्या होगा, या तो बॉर्डर आ जाए या तो ब्लैक सेल आ जाए। तो मैं यहाँ पे मूव होता गया, यहाँ पे ब्लैक सेल आ गया, मुझे पता चल गया कि ये हमारा जो है वो एक वर्ड है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा एक पॉइंटर यहां पे होगा और एक पॉइंटर यहां पे होगा। ठीक है, इस सेल की जो एड्रेस होगी रो कॉमा कॉलम वो मैं यहां पे स्टोर करूंगा, और इसकी जो होगी वो मैं यहां पे स्टोर करूंगा। फिर मैं दोनों पॉइंटर्स को इनवर्ड मूव कर दूंगा। समझ में आ गया। फिर ऐसे ही मैं सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ कॉलम के लिए। देखिए, यहां से मैंने स्टार्ट किया, मैं यहां पे पहुंचा, ये है 1,1, ये है 1,4। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 1,4, क्योंकि 1,1 का रो वाइज पैलिंड्रोमिक पेयर क्या है 1,4, और यहां पे क्या आएगा 1,1। ठीक है, अब मैं इनवर्ड मूव हुआ, जब तक कि जो पॉइंटर है ये वाला पॉइंटर जब तक इस पॉइंटर के आगे नहीं निकल जाता तब तक। अब मैं मूव किया, अब इन दोनों की एड्रेस एक दूसरे में स्टोर करूंगा। सो 1,3, 1,2। ठीक है, अब मैं आगे मूव किया, ये ब्लैक सेल है। अब ये तो सिंगल है, तो इसमें क्या स्टोर होगा 1,6, ये खुद ही का हो जाएगा पैलिंड्रोमिक पेयर रो वाइज। सिमिलरली
ये सिंगल है तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा 2,1, ठीक है। अब ये दोनों ब्लैक सेल है। अब ये 3 साइज का एक वर्ड है तो ये दोनों पेयर होंगे, ठीक है। एक पॉइंटर मेरा यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और मैं इनवर्ड मूव करूंगा तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा 2,6, यहाँ पे 2,4, और यहाँ पे क्या आएगा 2,5, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा 3,2, यहाँ पे 3,1। इसका पैलिंड्रोमिक पेयर ये है 3,2, इसका पैलिंड्रोमिक पेयर ये है 3,1। 3 ब्लैक सेल। अब सिंगल है तो 3,6 खुद ही का पेयर हो गया। फिर 4 है, ठीक है। मैं यहां से मूव करना स्टार्ट करूंगा जब तक बॉर्डर नहीं आ जाती या तो ब्लैक सेल नहीं आ जाता। जैसे ही ब्लैक सेल आया मुझे पता चल गया कि ये है, इतना वर्ड है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, मतलब वो 2 पॉइंटर्स हो गए। अब वापस इनवर्ड मूव करेंगे। यहाँ पे क्या होगा 4,4, यहाँ पे 4,1, यहाँ पे 4,3, 4,2, ठीक है। अब ये ब्लैक सेल है, यहाँ पे 4,6। तो अब ये देखो कोई भी ले लो 4,2, ठीक है। और ये ओरिजिनली क्या है 4,3, मतलब इसका जो पैलिंड्रोमिक पेयर है वो 4,2 वाला है और इसका जो पैलिंड्रोमिक पेयर है वो 4,3 वाला है। तो अब हम एक ही स्टेप में एक्सेस कर सकते हैं। मुझे कोई पूछेगा कि सेकंड रो में फोर्थ कॉलम का पैलिंड्रोमिक पेयर क्या है, सेकंड रो में फोर्थ कॉलम का, मैं बोल दूंगा जो 2,6 पे है वो, और 2,6 पे है उसका पैलिंड्रोमिक पेयर क्या है रो वाइज, जो 2,4 पे है वो, मतलब हमारे इसमें, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने पैलिंड्रोमिक पेयर का एड्रेस स्टोर किया है, कॉलम वाइज फिल करते हैं। अब ये पूरा है तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा 4,1, यहाँ पे 1,4, यहाँ पे 3,1, यहाँ पे 2,1, मतलब कि इसका पैलिंड्रोमिक पेयर कॉलम वाइज वर्टिकली ये है और इसका ये है, ठीक है। हमने वर्टिकली जो पैलिंड्रोमिक पेयर है उसका एड्रेस स्टोर किया है इसमें। अब ये सिंगल है तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम खुद ही का एड्रेस आएगा। अब ये ब्लैक सेल है, अब ये 2 है, ठीक है। तो इसका पैलिंड्रोमिक पेयर कौन सा है, ये, इसका एड्रेस क्या है 4,2, ठीक है। यहां पे क्या आएगा इसका एड्रेस, मतलब 3,2 हो गया। अब ये भी सिंगल है मतलब 1,3, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक सेल है, ये भी ब्लैक सेल है, ठीक है। अब ये सिंगल है मतलब कि फोर्थ रो में थर्ड कॉलम खुद ही का एड्रेस आएगा। ये भी सिंगल है वर्टिकली मतलब 4,4, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका एड्रेस आएगा, यहाँ पे इसका एड्रेस आएगा। ये क्या है 1,4, यहाँ पे क्या आएगा 2,4, और यहाँ पे क्या आएगा 1,4। अब ये सिंगल है मतलब 2,5 खुद ही का एड्रेस आएगा। अब इसका पैलिंड्रोमिक पेयर क्या है, ये है, ये क्या है 4,6, तो यहाँ पे क्या एड्रेस आएगा 4,6, यहाँ पे 1,6, यहाँ पे 3,6, यहाँ पे 2,6। तो अब मुझे कोई पूछेगा वर्टिकली कि फर्स्ट सेकंड रो में फिफ्थ कॉलम का या तो सेकंड रो में सिक्स्थ कॉलम का वर्टिकली जो पैलिंड्रोमिक पेयर है वो किस जगह पे है, सेकंड रो में सिक्स्थ कॉलम मतलब 3,6, मैं बोल दूंगा इस सेल में जो वैल्यू है वो है उसका पैलिंड्रोमिक पेयर, ठीक है। एक ही स्टेप में हम बता देंगे। कोई पूछेगा फोर्थ कॉलम में, फोर्थ रो में सेकंड कॉलम, तो मैं बता दूंगा कि जो थर्ड रो में सेकंड कॉलम है वो उसका पैलिंड्रोमिक पेयर है। तो हमें हर एक सेल पे जाके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ट्रावर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये फील्ड है, ठीक है, तो इसको मार्क कर दिया विजिटेड। अब इसका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कौन सा है पैलिंड्रोमिक पेयर, वो कैसे पता चलेगा, यहां से 4,1। अब 4,1 ओरिजिनल सेल में फील्ड है तो इसको निग्लेक्ट कर दिया। इसका हॉरिजॉन्टली पेयर कौन सा है वो कहां से पता चलेगा, यहां से 1,4 ये एम्प्टी है मतलब इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब इसको विजिटेड मार्क करेंगे, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टली पेयर कौन सा है वो कहां से पता चलेगा, रो वाले में से 1,1 वो तो फील्ड है। वर्टिकली पेयर कौन सा है 2,4 कौन सा होगा, ये एम्प्टी है मतलब इसको भी ए से फिल कर दो। अब ये भी विजिट हो गया। इसका वर्टिकली पेयर कौन सा है 1,4
1,4 फिल्ड है। इसका हॉरिजॉन्टली पेयर कौन सा है, यहाँ पे देखो 2,6, सेकेंड रो में 6th कॉलम एम्प्टी है, मतलब इसको फिल कर दो। ठीक है, अब इसको विजिट मार्क कर दो। इसका वर्टिकली पेयर कौन सा है, वर्टिकली मतलब कॉलम 3,6, मतलब कि ये वाला एम्प्टी है, फिल कर दो। इसका हॉरिजॉन्टल पेयर कौन सा है, यहां से पता चलेगा 2,4 फील्ड है। ठीक है, अब इस पे आ जाएंगे, इसको विजिट मार्क कर दिया। इसका वर्टिकल पेयर कौन सा है, कहां से पता चलेगा, कॉलम से 2,6 फील्ड है, छोड़ दिया। इसका हॉरिजॉन्टली पेयर कौन सा है 3,6, मतलब वो खुद ही, वो भी फील्ड है। ओके, अब ये हो गया। अब हमने स्टार्ट कहां से किया था, यहां से। एक्चुअल में मैं 2 फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू m, j प्लस प्लस। और अगर विजिट करना बाकी है तो उसको विजिट करेंगे और फिर जंप करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे जब तक वो डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो जाती। एक बार खत्म हो गई फिर वहीं से कंटिन्यू कर देंगे, मतलब यहां से मैं भी कुछ फंक्शन कॉल कर दिया या ऐसा कुछ। अब यहां से यहां जंप किया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अब वापस यहां पे आ गए, क्योंकि इसमें तो हम ऐसे ही मूव करेंगे, पहले फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। अब पता चला कि ये एम्प्टी है, स्किप, ये एम्प्टी है, स्किप, ये विजिटेड है, ये ब्लैक सेल है, ये एम्प्टी है, ये विजिट करना बाकी है। अब इसका हॉरिजॉन्टल पेयर कौन सा है, रो से पता चलेगा 2,1, मतलब वो खुद ही। वर्टिकल पेयर कौन सा है 3,1, मतलब ये भी फील्ड है, इसको मार्क कर दिया। आगे चलते गए चलते गए, अब ये बाकी है तो इसको विजिट मार्क कर दिया। इसका हॉरिजॉन्टल पेयर कौन सा है, हॉरिजॉन्टल पेयर है, रो से पता चलेगा, मतलब 3, 2, थर्ड रो में सेकंड कॉलम बाकी है तो इसको बी से फिल कर दिया। वर्टिकल पेयर कौन सा है 2,1 फील्ड है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब वापस आगे चले, ये विजिट करना बाकी है, इसको विजिट कर दिया। ठीक है, विजिट कैसे मार्क करेंगे, एक 2D बुलियन एरे लेंगे, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इसका हॉरिजॉन्टल पेयर कौन सा है, इसकी बात चल रही है 3,1, वो तो फील्ड है। इसका वर्टिकल पेयर कौन सा है 4,2, मतलब फोर्थ रो में सेकंड कॉलम बाकी है तो इसको बी से फिल कर दो, इसको विजिट मार्क कर दिया। अब इसका वर्टिकल पेयर कौन सा है, ये वाला होगा 4,3, वो तो फील्ड है। इसका हॉरिजॉन्टल पेयर कौन सा है 3,2, मतलब सॉरी ये वर्टिकल पेयर है, ठीक है 3,2, ये हॉरिजॉन्टल है 4,3, फोर्थ रो में थर्ड कॉलम, मतलब ये एम्प्टी है, इसको बी करो, इसको विजिट मार्क करो। इसका हॉरिजॉन्टल पेयर कौन सा है 4,2 फील्ड है। इसका वर्टिकल पेयर कौन सा है 4,3, मतलब वो खुद ही फील्ड है। हो गया, हम कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे। अब यहाँ से वापस आगे बढ़े, ये विजिट करना बाकी है। इसका हॉरिजॉन्टल पेयर कौन सा है 4,4, मतलब ये, इसको पहले विजिट मार्क कर दिया। और इसका वर्टिकल पेयर कौन सा है 1,4, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी फील्ड है। अब यहाँ पे आ गए, इसका वर्टिकल पेयर कौन सा है 4,4, मतलब खुद ही। हॉरिजॉन्टल पेयर कौन सा है 4,1, मतलब ये फील्ड है, ये विजिट हो गया। अब हम यहाँ पे पहुंचे थे, आगे बढ़े, एक भी बचा नहीं है। जितने भी फील्ड है वो विजिट हो गए, ब्लैक वाले ब्लैक ही है। और अब जो बचे हैं उनको हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स दोनों पेयर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे। अब इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो हम क्या करेंगे कि ये जो 2 फॉर लूप लगा है, ठीक है, अब मान लो इफ विजिटेड ऑफ आई जे, अगर ये फॉल्स है मतलब अभी तक विजिट नहीं हुआ, और सॉरी एंड ए ऑफ आई जे, मतलब कि जो ये है, मान लो ये ए है 2D मैट्रिक्स, इज मतलब वो A to Z में है, वो डॉट भी नहीं है और हैश भी नहीं है। 2 इफ कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू जेड, ठीक है, ये कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये विजिट होना भी बाकी है और इसमें ये A to Z में से कोई एक है तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। मान लो मैं फंक्शन का नाम देता हूं फिल। ठीक है, फिल में मैं क्या पास कर दूंगा, आई जे
ए विजिटेड, ये सब। और वो क्या करेगा, वो उसकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग मूव होता रहेगा और फिर वापस ये एक बार डिपेंडेंसी खत्म हो गई, वापस फॉर लूप कंटिन्यू होगा। तो बेसिकली 2 फॉर लूप यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। इसको कैसे फिल करेंगे वो भी मैंने बता दिया, ट्रैवर्स करते जाएंगे जब तक ब्लैक सेल या एम्प्टी नहीं मिल जाता, फिर 2 पॉइंटर लेके ऐसे मूव करेंगे इनवर्स या अप वन डाउन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, सभी सेल को एक बार विजिट करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो बेसिकली कह सकते हैं n इंटू एम इंटू टेस्ट केसेस, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, अगर मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो 100 में से एटमोस्ट 10 टेस्ट केसेस ऐसे हैं जिसमें n और m की वैल्यू 1000 है, मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस रिमेनिंग 90 टेस्ट केसेस में 50 इंटू 50। तो ये बेसिकली कह सकते हैं 10 की पावर 7, या तो फिर अगर इसको ठीक से भी कैलकुलेट करें तो ये 10 की पावर 7 प्लस 5 5 25, 25 इंटू 9 225। ये कितना हो गया 2.25 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10 की पावर 7 गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। और इसका जो कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।